नमस्कार दोस्तों, मंजिल सीरीज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि एमिन्स के बाद एल्कोहल्स पर वीडियो बनाया जाए, तो मैं आप लोगों के सामने एल्कोहल्स पर वीडियो लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पूरे एल्कोहल्स को देखेंगे कि कैसे तैयार किया जाता है और एल्कोहल्स का केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप पेन और कॉपी ले लिए होंगे। तो चलिए हेडिंग डालते हैं हम लोग, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हर साल इससे सवाल पूछे जाते हैं। एल्कोहल्स में आपको कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिसको प्रत्येक साल 1 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए पूछा गया था। एग्जाम्पल के लिए 2022 में 5 नंबर के सवाल में पूछा गया था। प्राइमरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल में अंतर स्पष्ट कीजिए, जहाँ पर लुकास रिएक्शन की बात हो रही थी। मैं उन सभी चीज़ों की चर्चा कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स देखेंगे। हमारा जो पहला तरीका होगा वो होगा फ्रॉम एल्किन्स। हम लोग देखेंगे कि एल्किन्स से कैसे एल्कोहल को प्राप्त किया जाता है। मान लेते हैं कि हमारे पास एल्कीन है। अब इसमें आपको वाटर ऐड करना है इन एसिडिक मीडियम। एल्कीन में जब वाटर को ऐड किया जाता है एसिडिक मीडियम में, तब यहाँ पर यूज होता है मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल। मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल के अनुसार नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब देखते हैं कि इसमें किसके पास हाइड्रोजन की कमी होगी। दोनों सिमेट्रिकल एल्केन हैं। सिमेट्रिकल एल्केन है तो कहीं भी आप हाइड्रोजन, कहीं भी OH को भेज सकते हैं। तो ये आपको मिल गया एल्कोहल। अगर डिग्री देखा जाए तो इसका डिग्री है 1, तो आपको मिल गया 1 डिग्री एल्कोहल। अब मार्कोनिकॉफ रूल आ रहा है, तो इसमें अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो हम लगाते हैं। अगर पॉसिबल हो तो यहाँ पर हम रीअरेंजमेंट भी लगा सकते हैं। दूसरा मेथड, मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरीका से कोई एल्कीन दे दिया है और इसमें एक खास प्रकार का रिएजेंट यूज किया जाता है जिसको कहा जाता है BH3, और इस मेथड को कहा जाता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। बहुत ही खास रिएक्शन है। जैसे इसमें BH3 का यूज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O एंड पेरोक्साइड मीडियम, उसी प्रकार से इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का ठीक उल्टा होता है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन का टॉपिक है। मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में कहा जाता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगा। H2O है, ये ब्रेक हो जाएगा H+ और OH- में। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पर यूज करना है तो OH वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी। यहाँ पर जाएगा OH, यहाँ पर RCH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ पर आ जाएगा H। यानी कि इसको कह सकते हैं RCH2 और यहाँ पर हो जाएगा CH2 और यहाँ पर एक लग जाएगा एल्कोहल ग्रुप। तो ये 2 तरीके हैं जो कि बहुत ही आसान तरीके हैं। इसमें इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ वाला, क्योंकि जो नेम रिएक्शन होता है उसमें ऑब्जेक्टिव तौर पर हमसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है। अक्सर बच्चे लोग रिएक्शन को देखकर मार्कोनिकॉफ रूल का यूज कर लेते हैं, जो कि गलत है। वहाँ पर हमको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज करना होगा। चलिए इन दोनों रिएक्शंस पर सवाल करके देखते हैं। इसका सवाल बड़ी इंपॉर्टेंट होता है और आसान भी होता है। देखिए, एक सवाल दे दिया गया आपको, साइक्लोएल्कीन है, इसका रिएक्शन कराया जा रहा है वाटर के साथ इन एसिडिक मीडियम। यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनता है आपको बताना है, और इसी रिएक्टेंट को फिर से दोबारा यूज़ किया गया, लेकिन इसमें H2O के जगह पर डाला गया D2O इन D+ मीडियम।
आपको बारी बारी से बताना है कि यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये फर्स्ट रिएक्शन है जो कि अभी अभी मैंने आपको बताया है। इसमें मार्कोनिकॉफ लॉ यूज होगा। इस बॉन्ड को तोड़ना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है, और नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। दोनों के पास हाइड्रोजन की संख्या सेम है, कहीं भी नेगेटिव कहीं भी पॉजिटिव, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो हम जानते हैं कि जो H2O है ये H+ और OH- में टूटेगा। यहाँ आ गया OH और यहाँ आ गया H। उसी प्रकार से जो D2O है ये D+ और OD- में टूटेगा। D का मतलब होता है ड्यूटेरियम, जो कि हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है। यहाँ पर बेंजीन रिंग नहीं होगा, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, और इस पर आ जाएगा OD और इस पर आ जाएगा D। यही हमारा आंसर है। काफ़ी आसान रिएक्शन है। चलिए अब जो रिएक्शन होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अब हम लोग एल्कोहल को कार्बोनिल कंपाउंड से प्राप्त करेंगे। तो अगला आपको हेडिंग डालना है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ मिला करके कार्बोनिल कंपाउंड्स कहा जाता है। अब इसमें एजेंट होता है जैसे कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर हमें बात करना है रिड्यूसिंग एजेंट का। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसका नाम होगा सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। RA का मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैं यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का लिस्ट आपको दे रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं रिएजेंट के तौर पर इसका यूज़ करूँगा तो काफ़ी आपको आसान होगा पढ़ना। NaBH4 इसको कहा जाता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, या इसको शॉर्टकट में SBH भी कहा जाता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है और यह सबको रिड्यूस नहीं करता है, ये केवल एल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस कर पाता है। इट इज़ ए माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है कि थोड़ा सा कमज़ोर होता है, स्पेसिफिक होता है। ये केवल और केवल रिड्यूस ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन, केवल एल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस कर पाता है, बाकी ये किसी को रिड्यूस नहीं करता है। अगर ये बात आपको याद हो गया तो आप अच्छे लेवल के सवाल को बना पाओगे, क्योंकि मैं आपको अपने हर एक वीडियो में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो में रिकमेंड करता हूँ कि अगर रिएजेंट पर पकड़ हो गया तो समझिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका हो गया। बस रिएजेंट यही है सोडियम बोरोहाइड्राइड, बहुत ही खास रिएजेंट है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके बाद जो आता है उसका नाम है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, शॉर्टकट में इसको LAH लाह भी कह सकते हैं। और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये किसको किसको रिड्यूस करेगा? एल्डिहाइड को कर देगा रिड्यूस, कीटोन को कर देगा, एस्टर को कर देगा। एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्राइल, एमाइड, सबको रिड्यूस कर देता है एक्सेप्ट एल्कीन एंड एल्काइन। अगर एल्कीन और एल्काइन को छोड़ दिया जाए तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सबको रिड्यूस कर देगा, सबको। इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं, हमारे जो सिलेबस में है मैंने आपको लिख दिया। एल्डिहाइड को करेगा, कीटोन को करेगा, एस्टर को करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को करेगा, नाइट्राइल को करेगा, एमाइड को करेगा, एसिड क्लोराइड को करेगा। एसिड क्लोराइड भी आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए, एसिड क्लोराइड सबको रिड्यूस कर देगा। इसके बाद चौथा आता है हाइड्रोजन के साथ या तो प्लेटिनम आएगा, नहीं तो पैलेडियम आएगा, या इसको रेनी निकल भी कहा करते हैं। जब ये आएगा
तो ये सबको रिड्यूस करता है, ऑल रिएक्टेंट इंक्लूडिंग एल्कीन्स एंड एल्काइंस ऑल्सो। देखिए अंतर समझिए, हमारे पास 3 रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर रिड्यूसिंग एजेंट की चर्चा होती है तो वहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैंने आपको पिछला वीडियो में भी बताया था कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सबका बाप होता है, किसी को नहीं छोड़ता है, सबको रिड्यूस कर देता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड स्पेसिफिक रिएजेंट है जिसको माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ये केवल एल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस कर पाता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एल्कीन और एल्काइन को छोड़कर सबको रिड्यूस करता है। मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है, एल्डिहाइड को करेगा, कीटोन को करेगा, एसिड क्लोराइड को करेगा, एस्टर को करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को करेगा, नाइट्राइल को करेगा, एमाइड को करेगा एंड सो ऑन, सबको रिड्यूस करेगा केवल एल्कीन और एल्काइन को छोड़कर। हाइड्रोजन के साथ प्लेटियम या पैलेडियम आ जाए, जिसको हम लोग रेने निकल भी कहा करते हैं, ये भी सबको रिड्यूस कर देगा। एल्कीन्स और एल्काइंस को भी रिड्यूस कर देता है। मैंने यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और रेनी निकल में अंतर स्पष्ट लिख दिया है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एल्कीन्स और एल्काइंस को रिड्यूस नहीं कर पाता है, लेकिन रेनी निकल एल्कीन्स और एल्काइंस को भी रिड्यूस कर देता है। तो दिस इज द मेथड हाउ टू प्रिपेयर एल्कोहल। वी प्रिपेयर एल्कोहल बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हम लोग यही अब पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड को जब हम रिड्यूस करते हैं तो फिर हमको कौन सा एल्कोहल मिलता है, और कीटोन को रिड्यूस करते हैं तो कौन सा रिएक्शन मिलता है। बिहार बोर्ड का बड़ा ही पॉपुलर सवाल है, क्या होता है जब, आपसे यही पूछा जाएगा कि क्या होता है जब एल्डिहाइड में सोडियम बोरोहाइड्राइड को डाला जाता है। फिर पूछा जाएगा कि क्या होता है जब एल्डिहाइड में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को डाला जाता है। क्या होता है जब कीटोन में रेनी निकल को डाला जाता है। बड़ा ही पॉपुलर सवाल है और बहुत सारे सवाल बन जाएंगे आपको इतने टॉपिक से। तो चलिए अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं एल्डिहाइड कीटोन ईस्टर का यूज़ करके। तो लिखेंगे हम फ्रॉम एल्डिहाइड। ऐसे तो हेडिंग तो पहले ही लिखवाया जा चुका है। एल्डिहाइड के साथ जैसे यूज़ किया जाता है सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या रेनी निकल। जब रेनी निकल कहा जाएगा तब वहाँ पर आपको हाइड्रोजन के साथ प्लेटिनम या पैलेडियम भी समझ लेना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा एल्डिहाइड है वो रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूस होकर 1 डिग्री अल्कोहल देता है। देखिए कैसे, हम जानते हैं कि इसको एल्डिहाइड कहा जाता है। इसमें या तो SBH यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड डाला जाएगा, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाला जाएगा, या रेनी निकल डाला जाएगा, रेनी निकल। अब यहाँ से जो डबल बॉन्ड है कार्बन के साथ और ऑक्सीजन के साथ बना हुआ है, ये रिड्यूस होकर के एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, बस यहाँ से R है, CH है और यहाँ पर आ जाएगा OH। यही है 1 डिग्री अल्कोहल। चलिए अब फिर यूज करते हैं हम लोग कीटोन को। अब कीटोन में डालना है सोडियम बोरोहाइड्राइड, या इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का भी यूज कर सकते हैं, या हाइड्रोजन के साथ PT या प्लेटिनम का भी यूज किया जा सकता है, जिसको रेनी निकल कहा जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे बड़ी खासियत होती है किसमें क्या डाला जाए तो क्या बनेगा, यानी कि रिएजेंट का पकड़ होना चाहिए। देखिए रिएजेंट डाला जा रहा है तो किस प्रकार से प्रोडक्ट बदल जा रहा है। यहाँ पर आपको मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल। कैसे, तो RC⋯OR, इसको कहा जाता है कीटोन। अब इसमें डालना है सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या रेनी निकल। तब यहाँ से क्या होगा, तो R बीच में रहेगा C, यहाँ पर रहेगा R और यहाँ पर आ जाएगा OH, जो कि एक 2 डिग्री अल्कोहल है।
अब चलिए बात करते हैं ईस्टर का। अब ईस्टर में अगर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड डालिएगा तो ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा, नो रिडक्शन। अगर आप ईस्टर में सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल दिए तब आपको कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा, जिसको हम लिखते हैं नो रिडक्शन, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि स्पेसिफिक होता है, केवल और केवल एल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस कर पाता है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखे हुए हैं नो रिडक्शन। जैसे ही आप ईस्टर यानी कि RC⋯O और यहाँ पर R है, जैसे आप इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालिएगा या इसमें आप रेनी निकेल का यूज़ कीजिएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ पर मिल जाएगा RCH2 और यहाँ पर मिल जाएगा आपको OH, और जब ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा तब यहाँ पर मिल जाएगा ROH। यहाँ पर आपको एल्कोहल मिल गए, दो प्रकार के एल्कोहल मिले हैं, यही तो चाहिए। तो एल्कोहल बनाने का ये सबसे अच्छा मेथड होता है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स या रिडक्शन ऑफ ईस्टर। तो आपके सामने रिएक्शंस लिखे गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए। हमने आपको दिखाया है कि एल्डिहाइड को किस प्रकार से हम रिड्यूस करते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, कीटोन को रिड्यूस करने पर 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है, और ईस्टर को भी रिड्यूस करने पर अल्कोहल मिल जाता है। अब इस पर एक बड़ा ही मज़ेदार सवाल बनता है, ज़रा उसको हम करके देखते हैं। देखिए हमारे पास एक कंपाउंड दिया गया है, C⋯O, फिर यहाँ पर है O और यहाँ पर है CH, फिर इसके साथ जुड़ा हुआ है CH3 और यहाँ पर है CH3। अब इसमें एक बार डाला गया सोडियम बोरोहाइड्राइड और फिर इसमें डाला गया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और इसमें डाला गया हाइड्रोजन के साथ प्लेटिनम या पैलेडियम, जिसको हम लोग रेने निकेल के नाम से भी जानते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद आप कोशिश कीजिए कि तीनों में जो प्रोडक्ट बनेंगे उसका नाम हम लिख दें। 5 मिनट 10 मिनट जितना समय लगे आप उतना आप समय दीजिए। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है जो केवल एल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस कर पाता है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये एल्कीन है, इसको सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस नहीं कर पाएगा। अगर इसको देखा जाए तो ये कीटोन है, इसको सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस कर देगा। COOR, अगर इस पूरे स्केलेटन को देखा जाए तब ये ईस्टर है। इस सवाल में एक जगह पर एल्कीन है फंक्शनल ग्रुप के रूप में, दूसरे जगह पर कीटोन है और तीसरे जगह पर ईस्टर है। सोडियम बोरोहाइड्राइड इन तीनों में से केवल कीटोन को ही रिड्यूस कर पाएगा, तो बस इसका रिडक्शन कर दीजिए, बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में इस कीटोन को रिड्यूस करके यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप ला देना है और इस बॉन्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर C⋯O और यहाँ पर O है और फिर यहाँ पर है CH और यहाँ पर है CH3 और फिर यहाँ पर है CH3। अब कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ पर C⋯O है तो फिर इसको कीटोन मान बैठते हैं और इसको भी रिड्यूस कर देते हैं, जो कि गलत है। अब ध्यान से देखिए COOR जो कि ईस्टर है, यहाँ पर कीटोन नहीं है, कीटोन यहाँ पर है। तो चलिए एक हमारा आंसर आ गया। अब फिर इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, तो मैंने आपको कहा था कि एल्कीन्स और एल्काइंस को छोड़कर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सबको रिड्यूस कर देता है। तो बस यहाँ पर जो एल्कीन है इसको छोड़ दीजिए, बाकी सबको रिड्यूस कर दीजिए। तो इस केस में आप देखिए कि क्या बनेगा। ये एज इट इज रहेगा और कीटोन ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है। और ईस्टर के केस में आप जानते हैं कि ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। जब ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा CH और
एक और H आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा OH। फिर इसके साथ एक और प्रोडक्ट बनेगा जो कि इतना के साथ हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर होगा CH और यहाँ पर होगा CH3 और यहाँ पर हो जाएगा CH3 और इसके साथ आ जाएगा OH। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस कार्बन के साथ एक कार्बन डायरेक्टली रूप से जुड़ा हुआ है, तो ये है 1 डिग्री अल्कोहल, और इस कार्बन से डायरेक्टली रूप से 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। यानी कि जब ईस्टर को रिड्यूस किया जाता है तब वहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल दोनों बन सकता है। आप कह नहीं सकते हैं, हो सकता है कि दोनों 1 डिग्री हो जाए, हो सकता है कि दोनों 2 डिग्री हो जाए, हो सकता है कि पहला 1 डिग्री और दूसरा 2 डिग्री हो जाए, तो ये एक खासियत होता है। अब जानते हैं कि रेनिनिकेल एल्कीन्स को भी रिड्यूस कर देता है, कीटोन को तो करेगा ही, ईस्टर को करेगा ही, एल्कीन्स को भी कर देगा। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर जो एल्कीन था ये भी रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा एल्कोहल। फिर वही प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पर CH2, यहाँ पर OH हो जाएगा और इसके साथ ये वाला बन जाएगा OH, CH, CH3 और यहाँ आ जाएगा CH3। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इस एक क्वेश्चन के जरिए पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, पूरा आप रिवाइज कर लिए होंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको बार बार बताया था पेन चलाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आप क्वेश्चन को लिखिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब तक आप पेन नहीं चलाओगे तब तक रिएक्शन समझ में नहीं आएगा। अभी तक हम लोगों ने एल्डिहाइड, कीटोन और ईस्टर को रिड्यूस करके देख चुके हैं, एल्किन और एल्काइन को भी किया है। अब जरा देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके। तो अगर रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात किया जाए तो प्रोडक्ट के रूप में 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। देखिए R है, C डबल बॉन्ड RCOOH, एसिड आ गया। अब जानते हैं कि इसको तो सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस नहीं कर पाएगा, इसको या तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करेगा या रेनी निकल करेगा। मान लेते हैं कि इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को हम ले लेते हैं। देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जिसको जिसको रिड्यूस करेगा, रेनी निकल भी उसको रिड्यूस कर देगा। यहाँ से इसको हटाना है और इसके जगह पर लाना है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हटाओ, हाइड्रोजन लाओ, यही क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो R हो जाएगा और CH2 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा OH, RCH2OH। अब देख सकते हैं कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन का डिग्री 1 है, तो यहाँ पर मिल गया 1 डिग्री अल्कोहल। अब जैसे कि एसिटिक एसिड लेते हैं, हम जानते हैं कि CH3COOH को एसिटिक एसिड कहा जाता है। अब एसिटिक एसिड का रिडक्शन कराना है, यानी कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो क्या होता है जब एसिटिक एसिड में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को डाला जाता है, ये सवाल कितना बार पूछ चुका है। तो कुछ नहीं करना है, CH3 है और इस ऑक्सीजन को हटाना है, यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ देना है, इथाइल अल्कोहल मिल जाएगा, या इसको इथेनॉल भी कहा करते हैं। तो ये बड़ा ही पॉपुलर सवाल है और अल्कोहल बनाने का वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। जैसे ही आप रिड्यूस कीजिएगा वैसे ही आपको अल्कोहल मिल जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है। चलिए अब अगले स्टेप की ओर और हम लोग बढ़ते हैं, जिसका नाम है स्टेरिफिकेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब ज़रा देखते हैं कि स्टेरिफिकेशन में क्या होता है। देखिए फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर इज सेड टू बी स्टेरिफिकेशन। ईस्टर का बनना है स्टेरिफिकेशन कहलाता है। तो जैसे ही एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करता है इन एसिडिक मीडियम, H+ मीडियम, वहाँ पर आपको ईस्टर मिल जाता है और इसी प्रोसेस को कहा जाता है स्टेरिफिकेशन। और हम जानते हैं कि जब हमें ईस्टर मिल जाएगा तो फिर उसको हम रिड्यूस कर देंगे और रिड्यूस करने के बाद फिर अल्कोहल मिल जाएगा। तो अल्कोहल बनाने का ये भी एक अच्छा मेथड है। तो आपको क्या करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है और इसका रिएक्शन कराना है अल्कोहल के साथ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे ही अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा इन द एसिडिक मीडियम, वैसे ही आपको ईस्टर मिल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और फिर आपको ईस्टर को रिड्यूस करना है
और जैसे ही आप ईस्टर को रिड्यूस कीजिएगा तो फिर आपको अल्कोहल मिल जाएगा, और यही तो चाहिए, अल्कोहल ही तो बनाना है। ज़रा देखते हैं कैसे होता है। RC डबल बॉन्ड OOH एसिड हो गया। उसके बाद एल्कोहल लेना है, तो एल्कोहल मान लेते हैं कि R-OH है। अब इस कंडीशन में होगा क्या, जिसको हम लोग स्टेरिफिकेशन कहते हैं। स्टेरिफिकेशन, जब कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल आपस में रिएक्शन करता है तब ईस्टर बनता है, और इसी विधि को स्टेरिफिकेशन कहा जाता है। बड़ा ही पॉपुलर सवाल है, 2 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल का H और एसिड का OH आपस में रिएक्शन करके बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है RC डबल बॉन्ड, और यहाँ पर है O और यहाँ पर है R-, और आपको मिल जाएगा H2O, और क्या बन गया, ईस्टर। अब फिर ईस्टर में अगर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या रेनी निकेल का यूज़ कर देते हैं तब ये ईस्टर रिड्यूस हो जाता है। अगर आप इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड डालते हैं NaBH4 तो इसका रिएक्शन ही नहीं होता है, जिसको हम लोग कहते हैं नो रिडक्शन। सोडियम बोरोहाइड्राइड स्पेसिफिक रिएजेंट होता है जो केवल एल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस कर पाता है। कोई बात नहीं, इसमें हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल दिए या रेनी निकल डाल दिए, वैसे हमको एल्कोहल मिल जाएगा। बस इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए, आपको मिल जाएगा RCH2OH, और प्लस में मिल जाएगा R-OH। ये भी आपको एल्कोहल मिल गया, और यहाँ भी आपको एल्कोहल मिल गया। दिस इज द मेथड हाउ टू वी प्रिपेयर एल्कोहल फ्रॉम द esterification बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको VVI की श्रेणी में रखिए। अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ रिएक्शंस के बारे में जान चुके हैं। हम लोगों ने ये भी देखा कि esterification कैसे होता है। हमारा अगला जो टॉपिक है जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जी हाँ, अब हम लोग एल्कोहल को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्राप्त करेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप लोग जानते होंगे, काफ़ी पॉपुलर रिएजेंट है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी है। तो आपको हेडिंग डालना है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि RMgX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है, जो कि खुद एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इट इज ए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अलावा इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। साइनोकोबालामीन यानी कि विटामिन B12 भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसी में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी आता है। इसका IUPAC नेम होता है, अगर IUPAC नेम देखा जाए तो एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड। एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। कॉमन नेम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और IUPAC नाम आपके सामने रखा हुआ है एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड। अब जरा देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, यहाँ आपको लेना है एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है। मैं यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O और इसके साथ H या R, अगर H होगा तो एल्डिहाइड, R होगा तो कीटोन, यानी कि यहाँ पर आप एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी ले सकते हैं। इसका रिएक्शन कराना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ RMgX। अब जैसे ही रिएक्शन करेगा वैसे ही अल्कोहल बन जाता है। अब ज़रा इसका मैकेनिज्म पर हम चर्चा करते हैं। मैकेनिज्म लिखकर आपको बताया जा रहा है। इसका मैकेनिज्म समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे आप मैकेनिज्म को समझिएगा, पूरा का पूरा रिएक्शन कवर अप। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि शॉर्टकट में कैसे लिखा जाता है। पहले आप मैकेनिज्म को समझिए। देखिए, ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा डेल माइनस, और एक मिनट, मैं इस ऑक्सीजन को नीचे रखता हूँ। ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा डेल माइनस, इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा डेल प्लस।
उसी प्रकार से मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इससे इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो इस पर आ जाएगा डेल माइनस, और मैग्नीशियम पर हम जानते हैं कि हमेशा डेल प्लस 2 आता है, तो इस पर भी आ जाएगा डेल माइनस। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये डेल माइनस जाएगा और इस पर अटैक करेगा। जैसा ही अटैक करता है ये बॉन्ड टूट जाता है, और ये बॉन्ड जब टूट जाता है तो फिर ये वाला चीज़ इसके साथ जाकर के जुड़ जाता है। तो वहाँ से कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आ जाएगा C और यहाँ पर आ जाएगा R डैश, यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और डबल बॉन्ड टूट जाता है, ऑक्सीजन पर आ जाता है O, और O पर पहले से ही माइनस चार्ज होता है। जब ये बॉन्ड टूटता है तो Mg पर आ जाता है प्लस, जो कि इससे आकर के कनेक्ट हो जाएगा माइनस, और इस पर आ जाएगा प्लस। सब चीज़ यहाँ पर अच्छा चल रहा था, मैग्नीशियम को भी कोई तकलीफ नहीं थी, इसका पहले से भी 2 बॉन्ड कंप्लीट था, यहाँ भी 2 बॉन्ड कंप्लीट है। इसको कहा जाता है एडक्ट। जैसे ही इस एडक्ट में वाटर डाला जाता है, यानी कि इसका हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है। हम जानते हैं कि वाटर OH माइनस और H प्लस देता है, और MgX एक लिविंग ग्रुप होता है जो कि यहाँ से निकल जाता है। तो MgX के साथ OH आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर है माइनस। यह है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और यह है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। पहले ये जाएगा और इस पर अटैक करेगा तो फिर ये निकल जाएगा। तो फिर यहाँ पर है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर और यहाँ पर है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो ये इस हाइड्रोजन पर अटैक करता है, तो हाइड्रोजन यहाँ जाकर जुड़ जाता है। तो फिर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा R, और ये हो गया C, और यहाँ पर है R डैश, और यहाँ पर या तो H रहेगा या R रहेगा, और इस O पर ऑक्सीजन आ जाएगा। एल्कोहल चाहिए, एल्कोहल मिल गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, एल्कोहल। अब जरा देख लीजिए कि शॉर्टकट में इसको हम कैसे लिखेंगे। तो अगर आपको शॉर्टकट देखना है तो आप शॉर्टकट देखिए, क्योंकि बार बार मैकेनिज्म लिखना पॉसिबल नहीं है। मैकेनिज्म यहाँ पर समझने के लिए बताया जा रहा है, शॉर्टकट से ही काम चलाना होगा। जैसे कि यहाँ पर R लिखा हुआ है, चलिए R लिख दिए, यहाँ पर C है, डबल बॉन्ड O है, फिर यहाँ पर मान लेते हैं कि R है, कीटोन का एग्जाम्पल लेते हैं, और इसका रिएक्शन हो रहा है RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। कुछ नहीं करना है आपको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जो एल्काइल ग्रुप होगा उसको हटाना है और इस कार्बन पर लगा देना है, आपका काम खत्म। तो इसके पास एल्काइल ग्रुप है R डैश, तो R है, C है, R है, R डैश इस कार्बन पर लगा देना है और इस बॉन्ड को तोड़ करके यहाँ पर लगा देना है आपको एल्कोहल ग्रुप। यही प्रोडक्ट मिल गया जो कि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। तो दिस इज द शॉर्टकट मेथड एंड दिस इज द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म आप अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा। अब चलिए जरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर बेस्ड कुछ सवाल को कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो कि काफ़ी पॉपुलर है, फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन कराया जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ RMgX, और दूसरा स्टेप में इसका करवाया जाता है हाइड्रोलाइसिस। मैंने आपको बताया था कि जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड O होता है उस कार्बन पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्काइल ग्रुप लगा दीजिए। इस कार्बन पर आपको लगा देना है R, तो H हो जाएगा C और उसके ऊपर लग गया R, और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड तोड़ देना है, उसको एल्कोहल में बदलना है। तब आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर मिल गया आपको RCH2OH 1 डिग्री एल्कोहल। याद रखना है इस बात को, फॉर्मल्डिहाइड के साथ जैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज किया जाता है इन द हाइड्रोलाइसिस पोजीशन, तब आपको 1 डिग्री एल्कोहल मिलता है। एक्सेप्शन है, अभी आपको दिखाते हैं। अगला फॉर्मल्डिहाइड के अलावा और भी बहुत ऐसे एल्डिहाइड है जिसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का साथ रिएक्शन कराने पर 1 डिग्री एल्कोहल नहीं मिलता है। जैसे देखिएगा आप, ये मान लेते हैं कि जनरल एल्डिहाइड है, एक्सेप्ट
फॉर्मल्डिहाइड। इसके साथ जैसे ग्रिगनार रिएजेंट डाला जाएगा RMgX और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कराया जाएगा तो इस कार्बन के साथ आ जाएगा R और यहाँ पर आ जाएगा एल्कोहल। आप देख सकते हैं 2 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। इस बात को याद रखना है कि एल्डिहाइड में केवल फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री एल्कोहल देगा ग्रिगनार रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके, बाकी जितने भी एल्डिहाइड होंगे सब 2 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कीटोन का। RC⋯OR यानी इसको कहा जाएगा कीटोन और इसके साथ RMgX का रिएक्शन होगा जिसमें दूसरे स्टेप में वाटर को ऐड किया जाता है। R हो गया और इस C पर लगाना है R', यहाँ पर OH और यहाँ पर R। 1 2 3 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं इस कार्बन से, यानी कि आपको मिल जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। बाकी इसके साथ कैसा भी क्वेश्चन आए आप कर लीजिएगा, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। चलिए अब ज़रा एल्कोहल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। हमने आपको बता दिया है कि एल्कोहल को कैसे कैसे तैयार किया जाता है, बस इतना ही मेथड होता है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आप पूरा का पूरा परफेक्ट हो जाओगे। अब आपको केवल और केवल एल्कोहल के केमिकल रिएक्शन पर ध्यान देना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज आप खुद से पढ़ लीजिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज आप NCERT से पढ़ सकते हैं, बहुत आसान होता है। आपको हेडिंग डालना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। रिएक्शन वाले जितने भी पार्ट होते हैं सबको मैं कवर करा दूंगा, रिएक्शन वाला कुछ भी पार्ट नहीं छूटेगा एल्कोहल से रिलेटेड। मान लेते हैं कि एल्कोहल है और इसका रिएक्शन मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दिया। जैसे ही आप एल्कोहल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, सबसे अच्छा बेस माना जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस के श्रेणी में आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कोई रिएक्शन नहीं होता है, नो रिएक्शन। मान लेते हैं कि यहाँ पर फिनॉल है। फिनॉल का रिएक्शन आपको कराना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है। अब फिनॉल एसिड क्यों होता है? क्योंकि फिनॉल के पास OH है। जब फिनॉल के पास OH है तो इसको तो एल्कोहल होना चाहिए, लेकिन ये एसिड हो जाता है। कारण क्या है? रेजोनेंस ड्यू टू डीलोकेलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ ड्यू टू डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट के नाम से जाना करते हैं। ऑक्सीजन का लोन पेयर बेंजीन रिंग में चला जाता है, जिसके वजह से हाइड्रोजन बहुत जल्दी निकल जाता है और जो जितना जल्दी H+ देता है उसको उतना ही अच्छा एसिड कहते हैं। तो ये H+ दे देता है, इसी वजह से ये एल्कोहल ना होकर के एसिड हो जाता है। और ये H+ क्यों देता है? तो डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, जिसको हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। तो इस कंडीशन में इसका H और इसका OH वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर मिल जाएगा आपको बेंजीन रिंग और इस पर ऑक्सीजन और इसके साथ आता है सोडियम, जिसको कहा जाता है सोडियम फिनॉक्साइड, जो कि एक सॉल्ट होता है। और वाटर निकल गया और हम जानते हैं कि एसिड और बेस जब रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर मिलता है और इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है जिसके ज़रिए हम लोग एल्कोहल और फिनॉल की पहचान कर लेते हैं। दिस इज़ द मेथड हाउ टू वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। बस कुछ नहीं करना होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराना होता है। अगर रिएक्शन नहीं हुआ तो पक्का एल्कोहल होगा, अगर रिएक्शन हो गया तब वहाँ पर हम समझ जाएंगे कि हमने फिनॉल के साथ रिएक्शन कराया है। देखिए यहाँ पर आपको एक बात को समझना है जिसको कहा जाता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स। 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल में किसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है? तो यहाँ पर पहले मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ, वहाँ पर मैं इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट की बात करूँगा। आप हेडिंग डालिए। ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आता है। एसिडिटी नहीं,
स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स। देखिए जो एसिडिटी होता है ना, एसिडिटी पावर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है -m और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है +m, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है +I। I का मतलब होता है इंडक्टिव इफेक्ट और M का मतलब होता है म्यूजोमेरिक इफेक्ट, या इसको रेजोनेंस इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए पहले मैं यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर R है और मैंने यहाँ पर एक मिनट R, और यहाँ पर मैंने ले लिया CH2 और इसके साथ लगाया एक एल्कोहल। फिर मैंने लिया यहाँ पर R और यहाँ पर लिया CHOH और यहाँ पर फिर ले लिया CHOH। उसके बाद यहाँ पर R है, यहाँ पर C है। एक मिनट पहले हमको प्राइमरी एल्कोहल चुनना है, फिर उसके बाद सेकेंडरी एल्कोहल, फिर उसके बाद टर्शियरी एल्कोहल। एल्कोहल यानी कि OH इसमें एक ही रहेगा। चलिए यहाँ पर R लेना है और यहाँ पर भी R लेना है, यहाँ पर भी R लेना है और यहाँ पर लगाना है OH। हम जानते हैं कि इस एल्कोहल का डिग्री है 1, तो इसको कहा जाएगा प्राइमरी एल्कोहल, क्योंकि इसका डिग्री है 1, इसका डिग्री है 2 और इसका डिग्री है 3। इसको कहा जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल और इसको कहा जाएगा टर्शियरी एल्कोहल। अब जरा देखते हैं कि स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा है। स्टेबिलिटी ऑर्डर एज यूजुअल हम जानते हैं कि जो एल्काइल ग्रुप होता है वो +I को शो करता है, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट तो होता ही है, लेकिन एल्काइल ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन को देने का नेचर होता है। एल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पर R है, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पर R है, ये भी इसका इलेक्ट्रॉन देगा। अगर एसिडिटी का बात किया जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिटी सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है फिनॉल। तो इसमें अगर एसिडिटी की बात की जाए, यानी कि एसिडिक के स्ट्रेंथ के अनुसार अगर इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा जाए तो +I जो कि स्टेबिलिटी को घटा रहा है, एसिडिटी को घटा रहा है, स्टेबिलिटी के साथ भी इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। जिसमें रेजोनेंस ज़्यादा होता है उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होता है, और यहाँ पर स्टेबिलिटी एसिडिक के स्ट्रेंथ के तुलना में देखा जा रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ के आधार पर इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखा जा रहा है। तो जहाँ पर -I जितना ज़्यादा होता है उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होता है, जहाँ पर +I जितना ज़्यादा होता है उसका स्टेबिलिटी उतना ही कम हो जाता है। अब ज़रा देखिए कि 3 डिग्री अल्कोहल में इस कार्बन पर +I, इसमें 3 +I है और इसमें 2 +I है और इसमें 1 +I है। तो जहाँ पर +I सबसे कम होगा उसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल इज मोस्ट स्टेबल देन 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल इज लेस स्टेबल। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। चलिए अब जरा अल्कोहल के रिएक्शंस वाले स्टेप में हम और आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने पिछले बार आपको बताया था कि एस्टरीफिकेशन नाम का कोई चीज़ होता है। अब जरा इसमें एस्टरीफिकेशन को हम देखते हैं। एस्टरीफिकेशन में क्या था कि अल्कोहल रिएक्शन करता था, किसके साथ रिएक्शन करता था, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता था। तो जो हमारा एस्टरीफिकेशन है वो अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकता है। तो जो अगला केमिकल प्रॉपर्टीज है उसका नाम है एस्टरीफिकेशन, जो कि मैंने आपको बता दिया है। मैं यहाँ से फिर से रिपीट नहीं करूँगा। एस्टरीफिकेशन में अल्कोहल और एसिड रिएक्शन करता है और एस्टर का निर्माण होता है। अब आपको लिखना है रिएक्शन फ्रॉम एसिड क्लोराइड ROH एल्कोहल है और RCOCl को एसिड क्लोराइड कहा जाता है। जैसे ही
एल्कोहल एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, एसिड क्लोराइड इन एसिडिक मीडियम, यहाँ से HCl निकल जाता है, तब आपको मिल जाएगा ROC डबल बॉन्ड OR, और इसको कहा जाता है ईस्टर, जो कि बिल्कुल एस्टरिफिकेशन के जैसा है। अगला रिएक्शन है हमारा, एल्कोहल का रिएक्शन कराया जाएगा एनहाइड्राइड के साथ। रिएक्शन फ्रॉम एनहाइड्राइड काफ़ी पॉपुलर रिएक्शन है। एल्कोहल है, इसका रिएक्शन होगा एनहाइड्राइड के साथ, C डबल बॉन्ड OR, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OR, इसको कहा जाता है एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप। यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और ये H इस ग्रुप के साथ चला जाएगा। जैसे ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर है C डबल बॉन्ड, यहाँ पर है R, और यहाँ पर है O, और इस O के साथ आ जाएगा H। उसी प्रकार से ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट के साथ आ जाएगा RO। तो यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर है R, और इसके साथ आ जाएगा O, और फिर इसके साथ है R। तो यहाँ पर आपको दो प्रोडक्ट देखने के लिए मिल गया। इसको कहा जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको कहा जाएगा ईस्टर। तो काफ़ी पॉपुलर रिएक्शन है। जैसे ही हम एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है, और साथ ही साथ प्रोडक्ट के रूप में हमें ईस्टर भी प्राप्त हो जाता है। चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं। नेम रिएक्शन है, काफ़ी पॉपुलर है। आपको हेडिंग डालना है। वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था लुकास रिएजेंट के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट क्या होता है? सबसे पहले आप जानिए कि लुकास रिएजेंट क्या होता है। तो लुकास रिएजेंट एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl को कहा जाता है, और HCl यानी कि HX, जिसको हाइड्रोजन हैलाइड्स भी कहा जाता है, जब एल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, जरा करके दिखा लेते हैं। यहाँ पर एल्कोहल है और यहाँ पर HX है। इसका रिएक्शन होगा लुकास रिएजेंट के प्रेजेंस में। लुकास रिएजेंट यानी कि एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl। जैसे ही लुकास रिएजेंट की बात आती है, उस कंडीशन में हमारे दिमाग में एक बात घुसना चाहिए, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl। कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं कि इसके पास होता है लोन पेयर, और X पर आता है माइनस और इस पर आता है प्लस। यहाँ से आपका वाटर निकल जाएगा और यहाँ पर मिल जाएगा RX। एल्काइल हैलाइड को प्राप्त करने का बहुत ही अच्छा मेथड होता है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स। देख सकते हैं एल्काइल हैलाइड मिल गया है। अब इसमें लुकास टेस्ट नाम का एक चीज़ होता है। ये जो RX है, ये इनसोल्यूबल इन वाटर होता है, इनसोल्यूबल। वाइट कलर का एक PPT प्राप्त होता है, जिसको हम लोग टर्बिडिटी कहते हैं। तो यहाँ का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के। और आप जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है, तब होता है 2 डिग्री, तब होता है 1 डिग्री। जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है, बहुत ही जल्द इमीडिएटली टर्बिडिटी को दे देता है। बहुत ही जल्द टर्बिडिटी बनता है 3 डिग्री अल्कोहल में। इमीडिएटली कहने का मतलब कि विद इन 1 मिनट। जो 2 डिग्री अल्कोहल है, ये मीडियम टर्बिडिटी देता है, मीडियम
टर्बिडिटी। 2 से 5 मिनट के अंदर ये टर्बिडिटी दे देगा। जो 1 डिग्री अल्कोहल है, जब इसमें आप लुकास रिएजेंट डालेंगे तब ये टर्बिडिटी देता है, ऐसे नहीं, जिसको हम लोग लुकास टेस्ट के नाम से जाना करते हैं। लुकास टेस्ट 1 डिग्री अल्कोहल कोई टर्बिडिटी नहीं देता है, नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। तो हमारा जो 2022 में सवाल आया था 5 नंबर के लिए, जिसमें पूछा था कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल की आप पहचान कैसे कीजिएगा, तो जो सबसे पहले टर्बिडिटी देगा, वो जो बहुत तेज़ी से टर्बिडिटी देगा, वो होगा टर्शियरी अल्कोहल यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल। जो मीडियम टर्बिडिटी देगा उसको कहा जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, और जो रूम टेम्परेचर पर टर्बिडिटी नहीं देगा उसको कहा जाता है प्राइमरी अल्कोहल। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। लुकास टेस्ट, लुकास रिएजेंट, जो कि लैब में इस एक्सपेरिमेंट को काफ़ी बार किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं अल्कोहल का अगला रिएक्शन, जो कि फास्फोरस हाइलाइट के साथ कराया जाएगा। पी ब्लॉक में भी इस रिएक्शन को पढ़ा जाता है। तो आपको हेडिंग डालना है रिएक्शन विथ फास्फोरस ट्राईहाइलाइड एंड फास्फोरस पेंटाहाइलाइड। पहले अल्कोहल है ROH, इसका रिएक्शन PCl5 के साथ करवाया जाता है। ज़रा देखते हैं कि PCl5 के साथ रिएक्शन कराने पर क्या बनता है। ज़रा इस स्केलेटन को चेंज करके लिखा जाता है, यहाँ पर O, यहाँ पर R और यहाँ पर H। PCl5 है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, और इसके साथ 1 2 3 4 5 क्लोरीन है। इस R के साथ Cl चला जाएगा, H के साथ Cl चला जाएगा, तो यहाँ पर RCl और HCl मिलता है। साथ ही साथ इस ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, यानी कि इस ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड खाली हो जाएगा, और इस फास्फोरस का भी 2 बॉन्ड खाली हो जाएगा। ऑक्सीजन और फास्फोरस दोनों मिलकर के डबल बॉन्ड बना लेगा। तब यहाँ पर मिल जाएगा POCl3, जिसको ऐसे भी लिखा जा सकता है P डबल बॉन्ड O Cl Cl Cl। तो ये रिएक्शन होता है अगर अल्कोहल PCl5 के साथ करेगा तो। जो हमारा अगला रिएक्शन है ROH, रिएक्शन करता है PCl3 के साथ। अब इसमें देखिएगा कैसा प्रोडक्ट बनता है। R है, यहाँ पर OH, फिर R, यहाँ पर OH, R, यहाँ पर OH, PCl3 है। फास्फोरस के साथ 3 क्लोरीन है, 1 2 3। ज़रा इसको पलट करके लिखा जाए, ROH ROH ROOH, RCl RCl RCl। यहाँ से मिल जाएगा RCl, जिसकी संख्या होगी 3। यहाँ पर H3PO3 मिल जाता है, जिसको फास्फोरस एसिड कहा जाता है। फास्फोरिक एसिड नहीं, फास्फोरस एसिड। काफ़ी पॉपुलर सवाल है, VVI के श्रेणी में रखिए। डायरेक्ट पूछा जाता है कि क्या होता है जब अल्कोहल के साथ PCl5 की रिएक्शन कराई जाती है। फिर पूछा जाएगा क्या होता है जब अल्कोहल के साथ PCl3 की रिएक्शन कराई जाती है। चलिए अब अगला रिएक्शन को देखते हैं। ये रिएक्शन होता है डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट की उपस्थिति में, और इसको कहा जाता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अभी तक H2SO4 को सबसे अच्छा डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट माना जाता है। जहाँ पर भी डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट आएगा वहाँ पर 100% कंफर्म है कि वाटर निकलेगा। तो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट के यूज के रूप में H2SO4 या यहाँ पर H3PO4 का यूज किया जाएगा। जैसे ही हम एल्कोहल को डिहाइड्रेट करते हैं वहाँ पर एल्कीन मिल जाता है। जैसे
CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल है। इसका रिएक्शन कराया जाता है H2SO4 और इसका टेम्परेचर होता है 443 केल्विन। अब मान लेते हैं कि एक दूसरा अल्कोहल है, यहाँ पर इसको CH3 मान लेते हैं, फिर CH2 मान लेते हैं और फिर यहाँ पर CH3 मान लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं एक OH। 2 डिग्री अल्कोहल है। इसका रिएक्शन कराया जाता है H2SO4 और टेम्परेचर होता है 440 केल्विन। उसी प्रकार से अब की बार टर्शियरी अल्कोहल को लिया जाएगा तो CH3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा CH, यहाँ पर आ जाएगा OH, यहाँ पर आ जाएगा CH3 और यहाँ पर भी आ जाएगा CH3। तो इसको कहा जाएगा टर्शियरी अल्कोहल। इसका भी डिहाइड्रेशन कराया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और इसका टेम्परेचर होता है 358 केल्विन। जहाँ जहाँ पर OH है वहाँ वहाँ से OH को हटा दिया जाता है और उसके साथ उसके जो कार्बन होता है वो डबल बॉन्ड बना लेता है। अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH हटाइएगा तो डबल बॉन्ड इसके साथ बनेगा वरना इसके साथ बनेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जहाँ से हटाना है वहाँ से हटाइए। तो यहाँ से OH और इसका एक हाइड्रोजन निकलता है। उसी प्रकार से यहाँ भी होता है तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो वाटर तो ज़रूर निकलेगा। उसी प्रकार से यहाँ भी है CH3 और यहाँ पर है CH2 तो फिर इसके साथ डबल बॉन्ड बन जाता है। आई थिंक यहाँ पर CH होगा और इसके साथ वाटर निकल जाएगा। वही बात यहाँ भी है। मान लेते हैं कि इस हाइड्रोजन या इस हाइड्रोजन या इस हाइड्रोजन, जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा उसी के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसके साथ मान लेते हैं निकल गया तो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर हो जाएगा CH3 और यहाँ भी तो CH3 है तो फिर यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा। तो इसको भी एल्कीन कहा जाएगा। ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है। अब फिर बात यहाँ पर होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन में 3 डिग्री अल्कोहल का रेट सबसे ज़्यादा होता है, तब होता है 2 डिग्री अल्कोहल का, तब होता है 1 डिग्री। 3 डिग्री अल्कोहल सबसे पहले एल्कीन बनाता है, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री। 3 डिग्री अल्कोहल को बनाने के लिए, 3 डिग्री अल्कोहल को डिहाइड्रेट करने के लिए टेम्परेचर की भी कम ज़रूरत होती है। H2SO4 के अलावा यहाँ पर H3PO4 का भी यूज किया जा सकता है। अभी आपको अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बाकी है। अभी हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ने से पहले हमें ये समझना होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर 2 प्रकार के होते हैं, पहला माइल्ड, दूसरा स्ट्रॉन्ग, तो फिर उसकी पहचान करनी होती है, तब जाकर के फिर रिएक्शन समझ में आता है। तो यहाँ से अब हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को देखेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिस प्रकार से रिड्यूसिंग एजेंट में आपको बताया था उसी प्रकार से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट के अंतर्गत आता है PCC। PCC को पिरिडीन प्लस CrO3 प्लस HCl, और इस स्ट्रक्चर को पिरिडीन कहा जाता है। यहाँ पर लोन पेयर होता है, यह है PCC और इस PCC को कहा जाता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जहाँ जहाँ मैं PCC लिखूँगा आपको इस स्ट्रक्चर को याद रखना है। या केवल CrO3 भी कह सकते हैं, या कॉपर के साथ अगर हीट करते हैं तब ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। रेड हॉट ट्यूब वाला रिएक्शन काफ़ी पॉपुलर है, जो कि बेंजीन को बनाने के काम आता है। यहाँ नहीं पढ़ना है आपको, हाइड्रोकार्बन में पढ़ना है। अब जरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है KMnO4। पोटेशियम पर मैग्नेट इसको कहा जाता है, पोटेशियम पर मैग्नेट। दूसरा आ जाएगा K2Cr2O7। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर होता है +7 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +6। इसको कहा जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट।
और जो तीसरा होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके साथ CrO3 प्लस H2O का यूज़ करते हैं, जिसको H2CrO4 भी कहा जाता है। जैसे ही अल्कोहल के साथ, यानी कि यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल लिया जाता है, जैसे यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ किया जाता है, वैसे ही हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है। अब चलिए ज़रा एग्जाम्पल को देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या क्या है। देखिए, आपको 1 डिग्री अल्कोहल लेना है, ROH 1 डिग्री अल्कोहल, नहीं डायरेक्ट आप लिखिए 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल के साथ एक बार स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लेना है और एक बार माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लेना है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है K2Cr2O7 या पोटेशियम परमैंगनेट। जैसे ही 1 डिग्री अल्कोहल के साथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला जाता है, वैसे ही एल्डिहाइड बन जाता है। उसी प्रकार से 1 डिग्री अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डाला जाएगा तो ये भी एल्डिहाइड बनाता है या कीटोन बना देगा, लेकिन ये एल्डिहाइड और कीटोन फिर से ऑक्सीडाइज हो जाता है और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। तब यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये रिएक्शन तुरंत हो जाता है। एल्डिहाइड और कीटोन वो भी ऑक्सीडाइज हो जाता है और तुरंत और कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। तो आपको याद रखना है कि 1 डिग्री अल्कोहल में जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ किया जाता है तब केवल एल्डिहाइड मिलता है। जब 1 डिग्री अल्कोहल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ किया जाएगा, वो भी स्ट्रॉन्ग, तब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ये नहीं मिलता है, एल्डिहाइड और कीटोन तुरंत बदल जाता है एसिड में। ये आपका हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। अब बात करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल की। 2 डिग्री अल्कोहल में जैसे आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालिएगा या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालिएगा तो दोनों केस में आपको कीटोन प्राप्त हो जाएगा। ये कैसे हुआ, अब आइए देखिए। नोट में पहले आप एक बात लिख लीजिए, 3 डिग्री अल्कोहल कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड। 3 डिग्री अल्कोहल को कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता है किसी भी हालत में। एक एक्सेप्शन है, मान लेते हैं कि यहाँ पर C है और यहाँ पर लगा हुआ है CH3, यहाँ भी है CH3, यहाँ पर CH2H है और यहाँ पर है OH। इसके साथ जैसे कॉपर के साथ हीट किया जाता है तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकलता है, तो हो जाएगा CH3 और यहाँ पर हो जाएगा C और यहाँ पर हो जाएगा CH3 और इस कार्बन के बीच बन जाता है डबल बॉन्ड। एक्सेप्शन है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। मैंने आपको बता रहा हूँ कि एक्सेप्शन है। अब देखिए कि 1 डिग्री अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज हो रहा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट के परिस्थिति में, तब वहाँ पर एसिड बन रहा है, लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल में नहीं बन रहा है। दोनों कंडीशन में कीटोन बन रहा है। क्या कारण है, आइए एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर CH3 ले लेते हैं और फिर यहाँ पर CH2 और यहाँ पर OH। ये तो 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। 2 डिग्री अल्कोहल के केस में देखते हैं, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर है OH। तो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को निकाल करके इसको ऑक्सीडाइज कराया जा सकता है। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन को भी निकाल करके ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। जब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और इसके साथ जब ये OH निकलेगा तो कार्बन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा जो कि कीटोन में बदल जाएगा, और उसके बाद फिर इसको आप ऑक्सीडाइज नहीं करा सकते हैं क्योंकि एसिड बनाने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एसिड बनाने की पॉसिबिलिटी होती है। 3 डिग्री अल्कोहल में यहाँ भी अल्काइल ग्रुप है। इसको अगर हाइड्रोजन होता तो इसको हम निकाल देते, लेकिन यहाँ पर नहीं निकलता है। लेकिन ये एक्सेप्शन वाला केस है, इसी कारण इन जनरल 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं किया जाता है। तो चलिए, मैंने आपको अल्कोहल से रिलेटेड जितने भी सारी बातें थे मैंने आपको कवर करा दिया है।
अल्कोहल का प्रिपरेशन, अल्कोहल का केमिकल रिएक्शन जो कि टफ होता है, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। रिएक्शन मैकेनिज्म का हर एक पार्ट में कवर करा सकता हूँ, यही मेरी कोशिश रही है। आप जो कमेंट कीजिएगा उसका वीडियो मिल जाएगा। अल्कोहल के बाद मेरा प्लानिंग है कि फिनॉल्स का वीडियो दिया जाए, और फिनॉल्स और ईथर दोनों एक साथ मैं आपको दे दूंगा। अल्कोहल कंप्लीट हो चुका है, फिनॉल्स और ईथर आपको एक साथ मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी आपको पूछना है आप कमेंट में मुझसे पूछिएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नए साल के आप लोगों को काफ़ी हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस वीडियो का बहुत ही अच्छा फ़ायदा उठाएंगे। आपके पास पूरे के पूरे 1 महीने बचे हुए हैं। इस 1 महीने में आप जितना हो सकता है उतना आप रिवाइज़ कीजिए, नए नए टॉपिक्स मत पढ़िए, केवल आप इस वीडियो को देखिए भी तो रिवीजन के आधार पर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया जोश और जुनून के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट।